वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और हम ये जो 30 डेज 40 मार्क्स का जो ये टारगेट लेके चल रहे थे, जो वीडियोस के जो टारगेट लेके हम लोग चल रहे थे, यहाँ पर जो मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा था वो टॉपिक था आप लोगों का द सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, उससे हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, पढ़ाई कर रहे थे। नाउ क्या हुआ है फ्रेंड्स कि कुछ दिनों से, अभी 3-4 दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 31st को बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद 1-2 तारीख को तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑफिस में भी मैं नहीं आ पा रहा था। डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, आपको 2-3 दिन रेस्ट लगेगा ही लगेगा, यू कैन नॉट हेल्प। ओके, सो यहाँ पर 2-4 दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आई एम नॉट एट माई 100%, बट स्टिल इतनी ताकत तो है कि आप लोगों को मैं बहुत आराम से पढ़ा सकूंगा, बहुत अच्छे से आपको मैं कॉन्सेप्ट डिलीवरी कर पाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉलेज है हमें, लेकिन एक एनर्जी चाहिए। एक एनर्जी के साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एनर्जी बॉडी में जब तक नहीं रहेगी ना फ्रेंड्स, तो तब तक मुझे पढ़ाने में वो मजा नहीं आता। ठीक है, सो यहां पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 2-3 टॉपिक बच गए हैं। अब आप लोगों के वीडियो नहीं हॉल्ट होंगे, वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे। ठीक है, लेकिन और यहां पर जो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं, ये टॉपिक है आज आप हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो ये है कि आज 5 तारीख है। ठीक है, 5th ऑफ फेब है आज, और 5th ऑफ फेब में ऐसा है फ्रेंड्स कि आप लोगों के पास अब हार्डली 8 से 9 दिन बच गए हैं गेट के लिए। ठीक है, इन 8 से 9 दिन में 2 से 3 दिन तो इस सब्जेक्ट में लग ही जाएगा, और 2 से 2 दिन और लगेगा, होपफुली 2 या 3 दिन लगेगा। ठीक है, सो यहां पर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है अगर आप किसी तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि मैं जल्दी से जल्दी इसको करा सकूं, बट कॉन्सेप्ट समझाना, पढ़ाई करना और दूसरे काम, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट थी। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, वी हैव द कंटेंट। कंटेंट क्या है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसके अलावा आप लोगों को सॉम पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे से ही पढ़ना अच्छा लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है, बट जितने भी लोग मेरे से पढ़ते हैं उनको रेगुलरली मेरे वीडियोस की डिमांड तो रहती है। सो इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, और वो ये है कि अभी सॉम के वीडियो लेक्चर्स तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि 7-8 दिन में सॉम तो आपका खत्म नहीं होगा। लेकिन वहां पर हम एक चीज क्या कर सकते हैं, हम एक चीज ये कर सकते हैं कि आप यहां पर जेनिक जेईई स्टडी पर जा सकते हैं। ठीक है, कहां पे? जेनिक जेईई स्टडी। ठीक है, ये भी एक चैनल है हमारा। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में सॉम के मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने उसको डील किया है। 33 लेक्चर्स है, देयर आर 33 लेक्चर्स। कितने लेक्चर्स है यहाँ पर? 33 लेक्चर्स है मेरे। ठीक है, ये 33 लेक्चर्स घंटे भर के तो नहीं है, 40-45 मिनट्स के, 50 मिनट्स के भी हैं लेक्चर्स। सो आप लोग यहां पर जाइए और डेफिनेटली इन वीडियोस को देखिए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, अगर आपको सॉम बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो डेफिनेटली ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि ये जो लेक्चर्स है ना फ्रेंड्स, जेईई स्टडी के, इसमें जो वीडियोस के कंटेंट है, जो वीडियो का जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, वो असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के बेसिस पे मैंने बनाया था। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर की जो गेट के सवाल आते हैं, असिस्टेंट इंजीनियरिंग में जो सवाल आते हैं और जो गेट के सवाल आते हैं, उसमें हार्डली 19-20 लेवल का फर्क होता है, मतलब 19-20 हम कहते हैं ना, 19-20 का फर्क है। ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग सारे टॉपिक्स के सॉम को कवर करना चाहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना चाहते हैं, तो ये लेक्चर्स आपको डेफिनेटली फायदा करेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वीडियोस को देखना चाहें तो आप एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेनिक जेईई स्टडी पर जाकर प्लेलिस्ट में आप मेरे सॉम के लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं यहां पर कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन यानी कि सीटीक्यू सेशंस भी लिया करता था, लाइव सेशंस 1 से 1.5 घंटे का डेली बेसिस पे। ठीक है, तो वहां पर मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करता था, बट मैं आपको उतना डीप में जाने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं बस आपको ये बोलूंगा कि अगर आप सिर्फ क्रैश कोर्स बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो जेनिक जेईई स्टडी पर आप मेरे सॉम के लेक्चर्स को देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली उससे फायदा होगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि गेट में 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल मेरे कॉन्सेप्ट से पढ़ के उनको बना सकते हैं। ठीक है,
नाउ अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर हम लोग कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने यहां पर क्या स्टार्ट किया था, वी आर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ये भी मैं बता देता हूं कि अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपका पूरा खत्म तो हुआ नहीं है, तो 2 से 3 दिन लगेगा आप लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग खत्म होने का। उसके बाद आपके पास हार्डली 3 से 4 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उन दिनों पे रिवीजन का काम करना है, फॉर्मूला देखने का काम करना है, इससे ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मेरी नजर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वही हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस का वो होता है सब्जेक्ट, वो टॉपिक होता है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर की बात करूं, 2019 गेट की बात करूं, 17, 18, उससे पहले भी, तो आपसे हमेशा यहां पर अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सवाल आया है तो डेफिनेटली सीपीएम पार्ट का तो एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले कि इसको पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे या इवन हाउसहोल्ड लेवल पर भी जो भी किसी काम को करते हैं, तो वहां पर हम उन कोई भी काम को या कोई भी वर्क को हम उसे एक नेटवर्क के फॉर्म में शो कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, वी कैन ड्रॉ एनी प्रोजेक्ट, वी कैन ड्रॉ एनी प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को किसी नेटवर्क फॉर्म पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी काम को नेटवर्क फॉर्म पर बना रहा हूं तो उस नेटवर्क में क्या होता है, उस नेटवर्क में कुछ चीजें हमारी इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन पर भी उसका जवाब थोड़ा मुझे लिखिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप घर बनवा रहे हैं, मान लीजिए आप सभी लोगों का घर होगा, किसी का खुद का घर होगा, किसी का किराए का घर होगा, लेकिन सभी लोगों का घर तो होगा ही होगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो 2022 तक मोदी गवर्नमेंट ने तो बोला ही है कि सबके पास अपना एक घर होगा, चलिए वो तो देखा जाएगा, समय बताएगा। लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों को किसी घर की बात करूं, तो जब भी हम कोई घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंस्ट्रक्शन के काम को नेटवर्क फॉर्म में ड्रॉ करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, सबसे पहले मुझे वहां के नोट्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मुझे वहां के नोट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे उसके एरोस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क होगा, हमारे नेटवर्क में होते हैं नोड्स और एरो। ठीक है, नोड्स को आप जंक्शंस भी कह सकते हैं, आप उसे जंक्शन भी कह सकते हैं, मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर अभी क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक हाउस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाउस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से एक बेसिक सा सवाल है, मैं आप लोगों से एक सिंपल सा एक बेसिक सा सवाल पूछूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं किसी घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि घर के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैं यहां पे आप लोगों को 5 बेसिक चीजें पूछ रहा हूं। ठीक है, पहला ये कि जब मैं किसी घर को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो मुझे उसके फाउंडेशन करना पड़ता है पहले। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, उसका फाउंडेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, और उस फाउंडेशन, मान लीजिए कि किसी घर के फाउंडेशन को करने में मुझे 30 डेज का वक्त लगा। कितना टाइम लगा मुझे, 30 डेज का टाइम लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, फाउंडेशन के बाद मैंने, अब एक बार फाउंडेशन हो जाती है तो फिर आप लोग क्या करते हैं, दीवार खड़ा करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपने वॉल्स बनाना स्टार्ट किया, वॉल्स आपने बनाया। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, वॉल्स कंस्ट्रक्शन। यहां पर मैंने वॉल कंस्ट्रक्शन लिखा, और यहां पर भी मैंने ये लिख दिया कि मान लो इसे भी यहां पर 30 डेज लगता है, इसे भी यहां पर कितना टाइम लगता है, 30 डेज लगता है। एक बार आपने वॉल को करने का काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर आप सीमेंटिंग कर रहे हैं उसका, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, उसकी सीमेंटिंग कर रहे हैं। जो भी वॉल आपने बनाया उसकी आपने सीमेंटिंग की, मान लीजिए कि उसमें आपको लगा 10 डेज, मान लीजिए उसमें आपको लगा 10 डेज। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने वहां पर क्या, फ्लोरिंग। ठीक है, ठीक है, फ्लोरिंग करते हैं ना हम लोग, जमीन में फ्लोरिंग करते हैं हम लोग, टाइल्स लगाते हैं, सीमेंट बिछाते हैं, जो भी करते हैं फ्लोरिंग का काम करते हैं। तो फ्लोरिंग में मान लीजिए आपको लगा 12 डेज। ठीक है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक वायरिंग किया, पूरे घर का आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक वायरिंग किया। चलो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक वायरिंग किया आपने। इलेक्ट्रिक वायरिंग में आपको लगा 10 दिन।
ठीक है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में आपको लगा 10 दिन। और इसके अलावा और अगर आप पेंटिंग कर लीजिए, चलिए ठीक है, सीमेंटिंग के बाद आपने कर दिया पेंटिंग। अब आप लोग क्या कर दिए, एक बार घर आपका लगभग पूरा बन गया तो वहां पर आपने किया पेंटिंग, और पेंटिंग में आपको लगता है मान लीजिए 15 डेज। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास ये सारी एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज हैं किसी घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि आप लोग इन सारी एक्टिविटीज को देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताइए कि आपके घर बनने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि भाई मैं एक घर का एक होम कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, एक हाउस कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, और उस हाउस कंस्ट्रक्शन में मैं ये डिफरेंट एक्टिविटीज को लिख रहा हूं। ठीक है, कि फाउंडेशन किया तो 30 डेज लगा, वॉल कंस्ट्रक्शन किया 30 डेज लगा, सीमेंटिंग का काम मैंने किया 10 डेज लगा, फ्लोरिंग में 12 दिन लगा, इलेक्ट्रिक वायरिंग में 10 दिन लगा, और पेंटिंग में 15 दिन लगा। ठीक है, तो मेरा सिर्फ सवाल यह है आप लोगों से कि घर बनने में कितना समय लगना चाहिए। ठीक है, ये एक सवाल ही तो, एक बेसिक सा सवाल हुआ। तो यहां पर आपका घर बनने में कितना टाइम लगना चाहिए, आपका लगना चाहिए 30 डेज फाउंडेशन का, प्लस वॉल कंस्ट्रक्शन का 30 डेज, प्लस आप लोग क्या करेंगे 10 डेज सीमेंटिंग का, प्लस फ्लोरिंग का आपका 12 दिन, प्लस इलेक्ट्रिक वायरिंग का 12 दिन, प्लस पेंटिंग का 15 दिन। ठीक है, अब आप इसको जोड़िए, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ेंगे तो आपका आएगा 30 30 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 15 75 प्लस 10 85 प्लस 12, ये हो गया आपका 97 डेज। ये आपका कितना हो गया 97 डेज। ठीक है, अब जब आपने बोला, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे 97 डेज लिख के देंगे, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर गलत है। समझ में आ रहा है? देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये जरूरत पड़ता है हमको। देखिए जब भी आप देखिए पूरे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो आपका इन्वेंट्री से मैंने स्टार्ट किया हो, चाहे मैंने आपको फोरकास्टिंग पढ़ाया हो, चाहे मैंने आपको लाइन बैलेंसिंग पढ़ाया हो, मैंने आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो काम कंप्लीशन होने के साथ आपका इकोनॉमिक कॉस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या कहा आपसे, इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी कि पैसा, सबसे बड़ा रुपया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा। ठीक है, मानो ना मानो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पैसा ही होता है। अगर मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं तो आपको ऐसे सोचना है, देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पढ़ने का एज अ सब्जेक्ट, इसे होल पढ़ने का मेन मकसद है कि हमारा जो काम की प्रोडक्टिविटी, वो हमारी एफिशिएंसी तो अच्छी हो ही हो, लेकिन उसके पीछे जो हमारा कॉस्ट लग रहा हो वो भी हमारा ऑप्टिमम लेवल हो या मिनिमम हो। कॉस्ट तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो खर्चा हो रहा है वो मिनिमम हो रहा है। आप नहीं चाहोगे क्या कि अगर आप कोई घर बनवा रहे हो, कोई हाउस कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो उसमें आपका कम पैसा लगे ना। अब यहां पर अगर आप 97 डेज तक काम कराते हो, ठीक है, तो 97 डेज तक आपके लेबर कॉस्ट लगेगा, आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगेगा। तो यहां पर जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो आप चाहे उसको 97 डेज में बनाओ या किसी भी दिन में बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल तो आपको लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे काम करा रहे हो, पूरा 97 डेज तक करा रहे हो, तो वहां पर डेली बेसिस पे आपका लेबर कॉस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो लेबर कॉस्ट आपका एक वेरिएबल है या नहीं है, वो लेबर कॉस्ट आपका एक वेरिएबल है। तो अगर वो वेरिएबल कॉस्ट है आपका, तो आप क्या चाहोगे कि आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सको। ठीक है, तो अगर आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हो, तो भाई मुझे एक बात बताओ, यहां पर 97 डेज गलत आंसर होगा, तो सही आंसर क्या होगा। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आप जब तक फाउंडेशन नहीं कराएंगे, जब तक आप फाउंडेशन नहीं कराएंगे, तब तक आप वॉल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल आप मानते हैं ना। ठीक है, ठीक है। अब मैं दूसरे जगह की बात नहीं कर रहा, इंडिया में जो वॉल कंस्ट्रक्शन या हाउस कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक फंडा होता है वो यही होता है कि सबसे पहले हम फाउंडेशन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप, जब तक आप फाउंडेशन नहीं देंगे तब तक आप वॉल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो चलिए भाई 30 डेज आपका लग गया फाउंडेशन में। जब तक आप वॉल कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तब तक आप सीमेंटिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, जब तक आपकी दीवार खड़ी ही नहीं हुई है आप सीमेंटिंग कर सकते हो क्या, आप नहीं कर सकते। तो यहां पर 30 डेज तो वहां पर भी लग गए, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जब तक आप सीमेंटिंग कर रहे हैं, हाँ, क्या जरूरी है कि अगर आपका सीमेंटिंग नहीं हुआ तो फ्लोरिंग नहीं होगा। ऐसा कहीं लिखा है क्या कि अगर आप, जब तक आप दीवालों का सीमेंटिंग नहीं कर सकते तब तक फ्लोरिंग का काम नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि सीमेंटिंग का काम, ठीक है, सीमेंटिंग और फ्लोरिंग आपस में इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। समझ में आया।
ठीक है। और जरूरी तो नहीं कि सीमेंटिंग का काम नहीं हुआ है तो इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम नहीं हो सकता। इलेक्ट्रीशियन जो काम करता है दैट इज टोटली डिफरेंट जो कि सीमेंटिंग का काम हो रहा है, ठीक है, ओके। और सीमेंटिंग जब तक नहीं होगा, ठीक है, तो सीमेंटिंग के बाद आपका पेंटिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सीमेंटिंग, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात करूं तो ये सारी चीजें आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब यहां पर जरूरी नहीं है कि जब तक सीमेंटिंग नहीं होगा तब तक फ्लोरिंग नहीं होगा। सीमेंटिंग का काम अलग से चल सकता है, फ्लोरिंग का काम अलग से चल सकता है। तो यहां पर एक्चुअली में अगर मैं इसको एक नेटवर्क के फॉर्म में शो करना चाहूं, अगर मैं यहां पर इसको एक नेटवर्क के फॉर्म में शो करना चाहूं तो यहां पर ये क्या हुआ, सबसे पहले तो आपका 30 डेज का यहां पर क्या लगा, सबसे पहले 30 डेज का आपको यहां पर फाउंडेशन लगा, उसके बाद आपको 30 डेज का वॉल कंस्ट्रक्शन लगा, उसके बाद आपको 10 डेज का सीमेंटिंग लगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर पेंटिंग का कितना, 15 दिन, पेंटिंग का कितना हुआ, 15 डेज, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप लोग समझिए, जब तक आपकी पेंटिंग हो रही है, जब तक आपकी पेंटिंग हो रही है, आप उसी समय फ्लोरिंग भी कर सकते हैं। तो फ्लोरिंग में आपको कितना दिन लग रहा था, फ्लोरिंग में आपको 12 दिन लग रहा था, फ्लोरिंग में आपको 12 दिन लग रहा था, ठीक है, फ्लोरिंग में आपको 12 दिन लग रहा था। और उसके बाद इलेक्ट्रिक वायरिंग में आपको 10 दिन लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वायरिंग में आपको 10 दिन लग रहा था। तो ये जो आपका ये नेटवर्क आया है फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों का नेटवर्क आया है, इस नेटवर्क को ही जो मैं बना के यहां पे शो किया हूं, यही आपका होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। अभी तो मैं इसके मेन टॉपिक में घुसा नहीं हूं, अभी तो मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क जो नेटवर्क एनालिसिस है एक्चुअली हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ठीक है, यहां पर आपका फाउंडेशन है, यहां पर आपका फाउंडेशन है, यहां पर आपका ये आपका क्या है, वॉल बन रहा है, ठीक है। वॉल के बाद ये 12 दिन किस में लग रहा था, 12 दिन आपका फ्लोरिंग में लग रहा था, ये आपका फ्लोरिंग हो गया, ठीक है। यहां पर 10 दिन आपको लग रहा था सीमेंटिंग में, ये आपका सीमेंटिंग हो गया। ये आपका 10 दिन लग रहा था इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, ठीक है, ये 10 दिन लग रहा था इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। और यहां पर ये 15 दिन आपको लग रहा था पेंटिंग में, ये 15 दिन आपको किसमें लग रहा था, पेंटिंग में। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने घर बनाना स्टार्ट किया, यहां पर आपने घर बनाना स्टार्ट किया, यहां पर आपका घर बनके खत्म हो गया, यानी कि आपका जो काम है वो खत्म हो चुका है, यहां तो वर्क इज फिनिश्ड, ठीक है, वर्क इज फिनिश्ड, यहां पर आपका वर्क फिनिश्ड हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई घर बनाने में टाइम कितना लग रहा है, तब आप क्या करोगे, अब आप यहां पर इसको जोड़ोगे, प्रॉपरली जोड़ोगे। मैं इसको कुछ 1 2 3 4 ये 5 कुछ ऐसे नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे सर, 30 डेज प्लस 30 डेज प्लस, देखिए अब घर खत्म हो रहा है तो आप कैसे नेटवर्क में उसको कैसे शो कर रहे हैं, ऐसे करके भी आपका घर खत्म हो रहा है, ऐसे करके भी आपका घर खत्म हो रहा है, और इस तरीके से भी आपका घर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो आपको घर खत्म होने में जो मिनिमम डेज लगेगा वो कितना लगेगा, 30 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 15, यहां पर आपको जो घर बनने में लगेगा 30 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 15, यानी कि 60 70 85 डेज आपका लगेगा, ठीक है। सो यहां पर यही एक तरीका होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस को, ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग मेन टॉपिक में एंटर कर जाते हैं भाई कि हमारा मेन टॉपिक क्या है। अब यहां पर जो गेट में हमसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें बेसिकली हम लोगों को दो चीजों को डील करना रहता है। क्या चीजों को डील करना रहता है, एक होता है हमारा सीपीएम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा पर्ट, दूसरा होता है हमारा पर्ट, ये होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में सीखेंगे, ठीक है। आज हम लोग सीपीएम के बारे में सीखेंगे, पर्ट के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्वेश्चंस भी हम यहां पर करेंगे। तो ये 2-3 लेक्चर लगेगा आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस को मेरे को प्रॉपर्ली समझाने का, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला जो मैंने बताया कि आपका जो सीपीएम होता है, जिसे हम क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं, देखिए ये क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच होता है किसी भी नेटवर्क एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डिटरमिनिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड मैंने अभी क्या बोला, एक डिटरमिनिस्टिक अप्रोच होता है।
अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूं तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का मतलब यह होता है कि यहां पर हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम के खत्म होने का, यानी कि उस एक्टिविटी को पूरा होने का जितना भी दिन होता है उसके एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में हमें पता होता है। आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट को बना रहा हूं, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर किसी भी एक्टिविटी या किसी भी इवेंट के बाद कोई दूसरा इवेंट होने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम का एक प्रॉपर वैल्यू हमको पता होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका पर्ट होता है। पर्ट यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये आपका डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, ये आपका प्रोबेबिलिटी अप्रोच होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अप्रोच का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहां पर हमारे पास 3 टाइमिंग दिए जाते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है हमारे पास पेसिमिस्टिक टाइम और एक होता है हमारे पास जो एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर हमें क्या होता है, यहां पर जो पहला वाला पार्ट है यहां पर हम लोगों को एक डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू दी जाती है, यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू होती है, यानी कि हम लोग के पास यहां पर 3 टाइमिंग की वैल्यू दी जाती है। सब कुछ मैं एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहां पर नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। ठीक है, अगर मैं किसी नेटवर्क एनालिसिस की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी नेटवर्क एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो उस नेटवर्क में क्या रहता है, प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट रहता है, उस प्रोजेक्ट को हम लोग किसके थ्रू ड्रॉ करते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम ड्रॉ करते हैं एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी और इवेंट से, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी और इवेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं कि ये कैसे होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने एक डायग्राम बनाया था, इसी टाइप से कुछ डायग्राम। ठीक है, तो यहां पर ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा नोट्स, ये होता है हमारे पास नोट्स और ये होता है एरो। ठीक है, तो कोई भी जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि मैं इस प्रोजेक्ट को जो नेटवर्क फॉर्म में ड्रॉ करके जो मैं इसकी एनालाइज कर रहा हूं, तो यहां पर ये जो नोट्स होता है इसी को हम इसमें हम किससे डिनोट करते हैं, इसको इवेंट से डिनोट करते हैं। और यहां पर जो ये एरो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी को शो करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता, एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि दिस इज नॉट अ कंपलसरी थिंग। यहां पर आपको में एरो में इवेंट भी हो सकता है, एक्टिविटी नोट्स में भी हो सकता है, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इसको इसी तरह से फॉलो करेंगे। अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, जो सिविल वाले में सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, आप लोगों में एक टॉपिक होता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, उसमें भी सीपीएम पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है और हर जगह हम यहां पर एरो को एक्टिविटी से शो करते हैं और नोट्स को हम इवेंट से शो करते हैं। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को एक नेटवर्क फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है, अगर मैं बात करूं व्हाट इज एन एक्टिविटी, अगर मैं आप लोग से पूछना चाहूं कि यार एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एक्टिविटी, तो एक्टिविटी वो प्रोसेस होता है किसी प्रोजेक्ट का जहां पर आपका क्या होता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर resources are utilization of resources is there, where utilization of resources is done। ठीक है, resources is done। ठीक है, यहां पर आपका क्या होता है, जो रिसोर्स होते हैं उसका यूटिलाइजेशन होता है। यहां पर आपका ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जैसे मैं लिख रहा था कि फ्लोरिंग है, तो फ्लोरिंग आपका 30 डेज ले रहा है, तो वो जो 30 डेज है वो आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहां पर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल वर्क इज रिक्वायर्ड, यहां पर आपका मेंटल एंड फिजिकल वर्क इज रिक्वायर्ड, फिजिकल वर्क
इज रिक्वायर्ड। यहां पर आपका एक मेंटल वर्क भी लगता है और आपका क्या होता है, फिजिकल वर्क भी लगता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा भी मैं बता देता हूं। यहां पर आपको क्या होता है, यहां पर आप लोग देखिए मेंटल फिजिकल वर्क कैसे हुआ। सबसे पहले तो अगर आप किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको फिजिकल इन्वॉल्व होना पड़ेगा और बिना सोचे समझे तो आप उस चीज को कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ तो करेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ आपका मेंटल एंड फिजिकल वर्क लगेगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, ह्यूमन रिसोर्स, यहां पर ह्यूमन रिसोर्स की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, तो ये किसके अंडर आ जाती है, ये आपके एक एक्टिविटी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो एक्टिविटी को मैंने किसमें शो किया था, ये आपका जो एरो है, दिस विल बी योर एक्टिविटी। ठीक है, जो भी हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे उसमें हमारा ये एरो किसको डिनोट करेगा, एक्टिविटी को डिनोट करेगा। ठीक है, अब मैं इवेंट के बारे में बता देता हूं। तो यहां पर जो ये नोट्स होते हैं, ठीक है, यहां पर जो इवेंट्स जो होते हैं, इवेंट क्या होता है, यहां पर जो नोट्स होते हैं, ठीक है, नोट्स जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इवेंट को किसी नेटवर्क डायग्राम में डिफाइन करना चाहूं तो मैं उसे कैसे बोलूंगा, इट इज क्या बोलते हैं, इट इज अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है, मैं इसको कैसे डिफाइन कर दूं, ठीक है, इट इज जस्ट अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है, ये आपका किसी भी टाइम फ्रेम का एक पॉइंट होता है। देखो क्या हुआ, मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपने किसी स्टार्टिंग इवेंट, यहां पर कोई एक इवेंट आपने स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद यहां पर वो इवेंट एंड हो गया, मतलब वो इवेंट एक स्टार्ट हुआ और एक यहां पर एंड हुआ। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ये जस्ट क्या है, इट इज जस्ट अ पॉइंट इन टाइम। ये सिर्फ एक पॉइंट इन टाइम है। यहां पर कोई भी, ठीक है, यहां पर कोई भी टाइम पैरामीटर की बात नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि किसी इवेंट को होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इवेंट जस्ट एक पॉइंट है। एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जाने के लिए हमारी एक एक्टिविटी हो रही है, उसी में हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नो टाइम फ्रेम इज डिफाइंड, नो टाइम फ्रेम इज डिफाइंड। ठीक है, अब देखो मैं क्या है ना, बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा टफ चला जा रहा हूं, मैं बहुत डेप्थ में चला जा रहा हूं। सिंपल सा ये है कि यहां पर कोई टाइम नहीं लगेगा, यहां पे टाइम हमेशा जीरो ही रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक्टिविटी में 30 दिन लग रहा है फिर उस इवेंट के लिए अलग से टाइम आप कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इवेंट एक पॉइंट है किसी भी टाइम, मतलब वो इवेंट है, उसको वहां पर होना है, वो हो गया। ठीक है, आपका जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहा है, जो भी आपका मेंटल एंड फिजिकल वर्क इन्वॉल्व हो रहा है, वो एक्टिविटी के लिए हो रहा है। इवेंट में वो चीज क्या हो जाएगा, इवेंट में वो चीज जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ यहां पर ये तो हो गया डिफाइन आपका एक्टिविटी एंड इवेंट। अब यहां पर अगर मैं किसी नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना चाहता हूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं किसी नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, नेटवर्क डायग्राम को अगर मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, वहां पर उसके रूल्स को भी समझूंगा। ठीक है, रूल्स को भी मैं यहां पर क्या करूंगा, रूल्स को भी मैं यहां पर समझूंगा। ठीक, चलो तो इसके भी रूल्स को भी हम समझते हैं कि भाई रूल्स क्या क्या होते हैं आपके किसी भी नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, रूल्स क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला रूल ये होता है, सबसे पहला रूल ये होता है कि यहां पर some events are burst event and some are एक बर्स्ट इवेंट होता है और एक आपका मर्ज इवेंट्स होता है। सम आर, या आप क्या लिख सकते हैं, मर्ज इवेंट्स लिख सकते हैं। देखिए नेटवर्क एनालिसिस में कुछ इवेंट्स आपके बर्स्ट इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ इवेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, कुछ इवेंट्स आपके मर्ज इवेंट्स हो सकते हैं। अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं कि यार बर्स्ट इवेंट क्या होता है, मर्ज इवेंट क्या होता है, तो सबसे इजी सा है। मान लीजिए कि आपका कोई इवेंट है, इवेंट नंबर 1, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे आपके ये क्या हो रहे हैं, कुछ 2-3 एक्टिविटीज यहां से निकल रही है। सो इस टाइप का जो आपका इवेंट होगा ये आपका क्या होगा, बर्स्ट इवेंट होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा बर्स्ट इवेंट। और अगर मैं यहां पर कुछ इस टाइप का इवेंट बना लूं, मान लीजिए कि ये कोई इवेंट नंबर 2 है और इस टाइप से इसमें क्या हो रहा है, 2 एक्टिविटी का ऐसे मर्ज हो रहा है। ठीक है, ये जैसे ही मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना फ्रेंड्स, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है। ठीक है, सो ये आपका कैसा होता है, मर्ज इवेंट होता है। ठीक है, अब यार मैं आप लोगों को ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल में। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि इससे अगर 1 नंबर का कोई थ्योरी क्वेश्चन है तो वो आपसे सिर्फ इसलिए छूट जाए क्योंकि आपने कभी सुना ना हो। इसमें समझने का कोई चीज नहीं है,
ठीक है, बस आपसे वो क्वेश्चन तभी नहीं बनेगा जब आपने कभी सुना नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर बता दे रहा हूं, सुन लो। ठीक है, सुन लो, लिख लो, एक बार रीड करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो एक होता है आपका बर्स्ट इवेंट और एक होता है आपका मर्ज इवेंट। दूसरा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डमी एक्टिविटी। दूसरा क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ डमी एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ना थ्योरेटिकल में पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डमी एक्टिविटी। चलो इसको भी मैं समझा देता हूं कि डमी एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, डमी एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो नेटवर्क ड्रॉ करते हैं उसमें हमें कुछ ऐसे इवेंट्स और एक्टिविटी को लेना पड़ता है जो वहां पर क्या होता है कि वहां पर रिक्वायर्ड होता है, पर उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। ठीक है, मतलब आप एक बात समझिए, देखिए आपको जो भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, जो भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहां पर आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा, जो भी आपको नेटवर्क वहां पर ड्रॉ करना होगा, वहां पर आपको नेटवर्क किस टाइप से हो सकता है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि मैंने एक टाइप का कुछ यहां पर नेटवर्क बनाया। अब इस नेटवर्क में एक चीज आप लोग समझिए कि नेटवर्क में कभी भी आप लोग जब भी बनाएंगे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पर आप एक बात मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर कभी भी आप जब भी कोई नेटवर्क बनाएंगे तो उस नेटवर्क को कभी आप इस टाइप से नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए इन दो इवेंट के बीच में एक एक्टिविटी है, इन दो इवेंट के बीच में एक एक्टिविटी है, इन दोनों इवेंट के बीच में भी एक एक्टिविटी है, इन दोनों इवेंट के बीच में एक एक्टिविटी है, इन दोनों इवेंट के बीच में भी एक एक्टिविटी है। बहुत ध्यान से समझिए। बट अगर मैं ये और ये इवेंट की बात करूं तो यहां पर दो एक्टिविटी आ गई। ठीक है, मैंने जो प्रीवियस एक क्वेश्चन बताया फ्लोरिंग वो सबका, उसमें मैंने उसको कंसीडर किया था। ठीक है, क्योंकि वो नेटवर्क डायग्राम गलत नहीं था, वो सही था। बट गेट में जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम दो इवेंट के बीच में दो एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम हमेशा दो इवेंट के बीच में एक एक्टिविटी को रखेंगे। तो अगर मुझे इसमें एक एक्टिविटी को लगाना है, अगर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर अगर मुझे इसे सिंगल एक्टिविटी में ही शो करना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है, इसको मैंने यहां पर मिटा दिया, इस इवेंट को मैं यहां पर कर देता हूं। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं फ्रेंड, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर एक डमी एक्टिविटी लगा दे रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक डमी एक्टिविटी लगा दे रहा हूं। ठीक है, अब ये जो मैंने डमी एक्ट किया यहां पे, ये यहां पर क्या हुआ, ये मेरे नेटवर्क फ्लो को भी पूरा कर दिया और मैंने डायग्राम को भी करेक्ट कर दिया और मेरा मोटिव भी यहां से ऑल्टर नहीं हुआ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझिए। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे ड्रॉ कर देता तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर मैं नेटवर्क डायग्राम की बात कर रहा हूं तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा डायग्राम अलाउड नहीं है। तो अगर मैं ये डायग्राम नहीं चाहता हूं तो मैं वहां पर क्या करूंगा, एक डमी एक्टिविटी लगा दूंगा। ठीक है, ये डमी एक्टिविटी हम क्यों लगाते हैं, अब यहां पर देखिए, यहां पर इन सब का कुछ ना कुछ टाइम होता है, T1, T2, T3, T4, T5, मान लीजिए T6, इसका मैं नाम भी दे देता हूं 1 2 3 4 5। आपने क्या कर दिया, एक डमी एक्टिविटी या डमी इवेंट 6 लगा दिया। तो यहां पर जो टाइम होगा, ये टाइम आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कुछ था नहीं ना, ये तो हमने ऐड किया। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ऐड किया। ठीक, यहां पर भी ये टाइम 0 होगा। ठीक है, लेकिन आपका देखिए सीक्वेंस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीक्वेंस आपका पूरा हो रहा है, सीक्वेंस आपका क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। सो यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पर ध्यान से समझिए, अगर मैं आपको डमी एक्टिविटी के बारे में समझाना चाह रहा हूं तो डमी एक्टिविटी कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, इट इज जस्ट प्रोवाइडेड टू कंप्लीट द लॉजिकल सीक्वेंस। तो इसको आप लिख लीजिए, द डमी एक्टिविटी, द डमी activity is drawn in the network diagram to complete the logical sequence। ठीक है, इसको सिर्फ हम लोग इसलिए देते हैं ताकि ये किसी भी नेटवर्क डायग्राम में उसके लॉजिकल सीक्वेंस को पूरा करे। ठीक है, तो इस तरह से आपका डायग्राम भी सही हो जाता है, इस टाइप से आपका मोटो भी क्या रहता है, क्लियर रहता है कि हाँ भाई कि इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में कुछ टाइम लग रहा है। तो यहां पर आपने क्या किया, एक डमी एक्टिविटी को ऐड कर दिया।
ठीक है, यहां पर आपका कोई टाइम नहीं लगेगा, यहां पर आपका कोई रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन नहीं है, यहां पर कोई भी आपका मेंटल एंड फिजिकल वर्क नहीं है, तो यहां पर लिख सकते हैं नो टाइम इन्वॉल्व। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने किया है ना, ये हमने इसको यहां पर किया है, तो यहां पर नो टाइम इन्वॉल्व होता है, नो रिसोर्सेज इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, आपको कोई भी काम करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज का मतलब होता है रॉ मटेरियल, तो नो रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, कोई भी रिसोर्स का यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि नो मेंटल एंड फिजिकल वर्क, नो मेंटल एंड फिजिकल वर्क इज रिक्वायर्ड। यहां पर कोई भी मेंटल एंड फिजिकल वर्क यहां पर क्या होता है आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारा लॉजिकल सीक्वेंस है एक नेटवर्क फ्लो डायग्राम का वो बना रहे। ठीक है, तीसरा आपका क्या नियम होता है भाई? पहला नियम तो मैंने बता दिया कि एक बर्स्ट इवेंट हो सकता है, एक मर्ज इवेंट हो सकता है। दूसरा मैंने ये बताया कि आपका क्या होता है, एक डमी एक्टिविटी को हम यहां पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो यहां पर नियम होता है, थर्ड यहां पर जो रूल होता है वो ये होता है कि नो लूपिंग इज अलाउड, नो लूपिंग इज अलाउड। चलो इसको भी समझते हैं ये क्या है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि यार लूपिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लूपिंग, तो लूपिंग का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपका कोई भी एक्टिविटी एक सर्कुलर लूप नहीं फॉर्म करना चाहिए। आपके नेटवर्क में ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं होना चाहिए जो किसी तरह का सर्कुलर लूप बना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर मान लो मैंने ये कर दिया। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक नेटवर्क है, मान लीजिए कि आपके पास एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क अभी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी आप नेमिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका क्या हो गया 8। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस टाइप से आप इसको नेमिंग मतलब आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैंने गलती से कुछ ऐसा लूप बना दिया, इसको करके यहां पर मैंने कुछ इस टाइप से कर दिया, ठीक है, तो ये डायग्राम मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये डायग्राम मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आप ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते। यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे 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 फिर ऐसे, ये मतलब एक लूप जैसा फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर ये जो इवेंट्स हो रहे हैं या ये जो एक्टिविटीज हो रही है इस नेटवर्क डायग्राम में, ये इसको गलत कर देगा। तो यहां पर कोई भी लूपिंग आपका क्या है, अलाउड नहीं है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो फोर्थ आपका जो लॉ होता है, चौथा आपका जो नियम होता है वो ये होता है कि नो डैंगलिंग अलाउड। ठीक है, बहुत खतरनाक वर्ड है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, नो डैंगलिंग अलाउड। डैंगलिंग का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है, डैंगलिंग का मतलब ये होता है अकेला छोड़ देना। ठीक है, एक भीड़ में किसी को अकेला छोड़ देना, इसी को हम डैंगलिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं आप लोगों से एक नेटवर्क डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसा नेटवर्क है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डैंगलिंग इवेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसा डैंगलिंग आपके नेटवर्क में अलाउड नहीं होगा, आप इसे ऐसे नहीं बना सकते। आपका ये स्टार्टिंग इवेंट है और ये आपका एंड इवेंट है, तो सारे इवेंट आपस में एट लास्ट में जाके इसमें क्या होंगे, एंड इवेंट में मर्ज होने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता और कोई नियम कानून तो मुझे नहीं लगता। हाँ, एक सिंपल सा नियम कानून है, उसको थोड़ा दिमाग से हट गया था, वो ये कि आपका जो फ्लो डायग्राम होगा, फ्लो डायग्राम का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, फ्लो डायग्राम डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपके जो डायरेक्शन होगी, यहां पर जो आपके फ्लो डायग्राम की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए आप लोगों की, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
कि नेटवर्क एनालिसिस एंड फ्लो, नेटवर्क एनालिसिस एंड जो डायग्राम होता है वो आपका कैसा होना चाहिए। सीपीएम पार्ट का एकदम बेसिक मैंने बताया कि सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, पार्ट होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी प्रोजेक्ट में आपकी एक्टिविटी क्या होती है और इवेंट क्या होती है। उसके बाद मैंने बताया कि नेटवर्क जो नेटवर्क डायग्राम होगा आपका, उसको बनाने में क्या क्या नियम कानून आपके होने चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली हमारे टॉपिक में, और वो टॉपिक है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीएम। यहां पर हम आ गए सीपीएम पर, ठीक है, ओके। नाउ सीपीएम को पढ़ने से पहले सबसे इसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीएम क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। सीपीएम क्या होता है, आपका क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, ठीक है। सीपीएम में क्या होता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को एक डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू, एक परफेक्ट टाइमिंग आपको दे दी जाती है, ठीक है, एक ही टाइम की वैल्यू दी जाती है, और उसमें आप लोगों को क्या करना रहता है, उसमें आप लोगों को नेटवर्क को ड्रॉ करना रहता है। वहां पे आप लोगों को मैक्सिमम टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसे हम क्रिटिकल टाइम भी कहते हैं। उसके बाद आपको डिफरेंट फ्लोट्स की, यहाँ पे जो एक्चुअली गेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेट में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको नेटवर्क बनाना आना चाहिए, तो हम सीखेंगे यहाँ पर कि नेटवर्क हम कैसे बनाएंगे। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर क्या सीखते हैं, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कितना लगेगा मैक्सिमम टाइम बोलता हूं मैं, मिनिमम टाइम कितना लगेगा किसी प्रोजेक्ट को बनने में, मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम टाइम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। यहां पर हमको ये कैलकुलेट करना पड़ता है, कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। और इसी टाइमिंग को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसी टाइमिंग को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टाइम। इसी टाइमिंग को हम कहते हैं क्रिटिकल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। क्रिटिकल टाइम वो टाइम होता है जिससे पहले आपका प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पे कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई क्रैश एनालिसिस हो, ठीक है। तो जब मैं क्रैश एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी आप सिर्फ क्रिटिकल टाइम के बारे में समझिए, ठीक है। जिस यहां पे डिफरेंट पाथ होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पाथ होते हैं, तो पाथ का जो टाइम है वो आपसे कैलकुलेट करने को पूछा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाता है, ठीक है, फ्लोट्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। अब फ्लोट्स में भी आपके क्या होता है, फ्लोट क्यों हम फ्लोट्स को पढ़ते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि यहां पर स्लैक कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैक क्या होता है, स्लैक क्यों हम पढ़ते हैं और स्लैक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं फ्रेंड्स, इनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये नेटवर्क बनाना। अगर आपने नेटवर्क बना लिया ना फ्रेंड्स, तो बाकी सारा काम ना बिल्कुल आंख मूंद के बना सकते हो, इतना ईजी है। बस आपका नेटवर्क गलत नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आपका नेटवर्क गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मैं आप लोगों को नेटवर्क बनाना सिखाऊंगा। आज मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक नेटवर्क बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और नेटवर्क बहुत इजी है बनाना। यहां पर हम दो क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन हम आज देखेंगे, इसको आज हम बनाएंगे कि कैसे हम नेटवर्क को बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन दूंगा, उसमें मैं सारी चीजों की वैल्यू पूछूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं सारी चीजों का मतलब बता रहा हूं कि मतलब क्या होता है। तो देखिए, मैं आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल दे देता हूं, मैं आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरे पास कुछ एक्टिविटीज है, वो आपको मैं क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आप नोट करिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी है आपकी a लेस देन d, ठीक है, a लेस देन e। मैं एकदम इजी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं फ्रेंड्स, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग b लेस देन f, वो तो आप बना ही देंगे। इजी क्वेश्चन तो सभी बना देते हैं। d लेस देन f, c g, c h, f i, g i, ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको देखकर, ठीक है, ये गेट पे पूछा गया है, इसको देख के आपको बताना है कि आप नेटवर्क को कैसे ड्रॉ करेंगे। यहां पर हर एक्टिविटी की टाइमिंग दे दी गई है। ए को करने में आपको लगे थे 8 दिन, बी को करने में लगे थे 10 दिन, सी को लगे थे 8, डी को लगा था 10 दिन, ई को लगा था 16, ठीक है, एफ को लगे थे 17 डेज, जी को लगे थे 18, एच को लगे थे 14, आई को लगे थे 9 डेज, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन को लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को लिखिए। अब यहां पर
मैं सबसे पहले तो इसे हटा देता हूं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, पहले हम नेटवर्क बनाएंगे उसके बाद हमको इसका काम पड़ेगा। ठीक है, नाउ यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बनाना चाह रहा हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जितने भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, टोटल यहां पर जो हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, जो भी हम नेटवर्क यहां पर बनाने वाले हैं, इस नेटवर्क में टोटल 9 एक्टिविटीज है। इस नेटवर्क में टोटल कितनी एक्टिविटीज है, हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि यहां पर 9 एक्टिविटीज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच कहां गया, एच और ये आई, तो टोटल आपके पास 9 एक्टिविटीज है। अब यहां पर ये एरो का मतलब क्या है, ये एरो आपको ये दर्शा रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर a इज लेस देन डी, सबसे पहले मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब तक a नहीं होगा तब तक डी इवेंट आपका या डी एक्टिविटी आपकी नहीं होगी। ठीक है, टू हैव ए एक्टिविटी ऑफ डी इट इज कंपल्सरी टू हैव द एक्टिविटी ए। जब तक ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट नहीं होगी, डी एक्टिविटी आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती किसी इवेंट के बाद। आप समझ रहे हैं? चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पहला वाला कंपलसरी है तभी दूसरा हो सकता है, सिंपल सा ये बात बता रहा है। ठीक है, वो प्रीडिसेसर्स कहते हैं ना हम, तो ये हमारा प्रीडिसेसर है भाई। सबसे पहले पापा पैदा होंगे तब ना बेटा पैदा होगा, ठीक है ना, सिंपल सा बात है ना। तो आप समझ लीजिए पापा जी हैं, ये बेटा जी हैं, पहले पापा जी पैदा होंगे फिर बेटा जी पैदा होंगे, क्योंकि बाप बाप होता है। ठीक, चलो सबसे पहले मैं एक इवेंट बना लेता हूं। सबसे पहले दिस इज माय इवेंट, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब ए मुझे बनाना है, क्या ए से पहले कुछ भी है क्या, ये दिया गया है क्या कि कोई एक्टिविटी होगी तो ए होगा, ऐसा नहीं है। यहां पर ए ही इज द फर्स्ट एक्टिविटी। तो चलो भाई, मैंने यहां पर मान लिया कि आपका ये हो गया ए, एक्टिविटी नंबर ए, ये मेरा एक दूसरा इवेंट हो गया, दिस इज नंबर 2। मान लीजिए कि अभी मैं बस इसका नाम लिख रहा हूं। इसके बाद आपका लिखा है कि जब ए होगा तो ही डी होगा। लो भाई, ये यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कर दिया डी। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या बोल रहा है, यहां पर मैं एक इवेंट बना लेता हूं। अब जब तक ए नहीं होगा तब तक ई नहीं होगा। ओके, तो यहां पर ए के बाद ई होना चाहिए। ठीक है, तो ए के बाद ई है, तो चलो भाई यहां पर मैं बना देता हूं दिस इज योर ई। बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद दिया है बी और एफ, यानी कि जब तक बी नहीं होगा तब तक एफ नहीं होगा। लेकिन बी के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है, ऐसा कहीं नहीं दिया है कि ये एक्टिविटी नहीं होगी तो बी नहीं होगा। इसका मतलब बी भी आपका कहां से आएगा, बी भी आपका नंबर 1 से ही आएगा। तो दिस इज योर एक्टिविटी बी। ठीक है, अच्छा जब बी होगा तभी एफ होगा। लो भाई, एफ बना दिया हमने, ये लीजिए, ये हमने एफ बना दिया। अरे सॉरी, ये हमारा एफ हो गया, ये क्या हो गया, हमारा एफ हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब जब तक डी नहीं होगा तब तक एफ नहीं होगा। अब यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए। जब तक डी नहीं होगा तब तक एफ नहीं होगा। तो आप यहां पर कैसे काम करेंगे, तो मैं आपको समझा रहा हूं। आप इसको ये हटाइए, ठीक है, इसको मैंने हटाया। अब आप देखिए, जब तक डी नहीं होगा तब तक एफ नहीं होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझिए। अभी जो फिर से हम लोग चेक करते हैं, हमने जितना बनाया वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जब तक ए नहीं होगा तब तक डी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। जब ए हुआ उसके बाद डी हुआ, सही है। जब तक ए नहीं होगा तब तक ई नहीं होगा, ठीक है। जब तक बी नहीं होगा तब तक एफ नहीं होगा, ये भी ठीक है। जब तक डी नहीं होगा तब तक एफ नहीं होगा, ये भी ठीक है। मतलब हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। अब देखिए, जब तक सी नहीं होगा तब तक जी नहीं होगा। अब ये सी नया मेंबर आ गए, ये सी नए आ गए, तो हम यार सी के लिए भी कोई प्री डिटरमाइंड कंडीशन नहीं था। सो सी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया सी। जब तक सी नहीं होगा तब तक आपका जी नहीं होगा, तब तक आपका क्या नहीं होगा, जी नहीं होगा। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये हो गया मेरा जी। ठीक है, ओके। जब तक सी नहीं होगा तब तक एच नहीं होगा। चलो, तो सी नहीं होगा तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका एच हो गया। बहुत ध्यान से समझिए, जब तक सी नहीं तब तक एच नहीं, ठीक, ओके। जब तक एफ नहीं होगा तब तक आई नहीं होगा। तो ये लीजिए भाई, ये मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने मान लीजिए, इसको मैंने आई कर दिया, ठीक है। और जब तक जी नहीं तब तक आई नहीं। तो यहां पर ये देखिए, अब मैं इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, यहां पर हो गया जी, ठीक है। और ये जो आपका ये कंडीशन हुआ है, ठीक है, इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने यहां पर जोड़ दिया।
तो अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूं, अच्छे से ड्रॉ करूं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया एफ, ठीक है, ये हो गया डी, ठीक है, और ये हो गया आई, ये भी हो गया, ठीक है। इसको मैं ना थोड़ा और अच्छा ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, ठीक है। नहीं, इसको सिंपल ही ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ठीक है, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका आई, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया सी, ये हो गया आपका जी, ठीक है, ये हो गया आपका एच, ठीक है, और ये हो गया आपका ई। तो ये आपका बन गया, ये आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये अब आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको मैं कर देता हूँ 5, और ये क्या हो गया 6। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके जी, अब देखो चेक कर लो सारा चीज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने किया कि ए जो है आपका, ये देखिए ए जो है जब हो रहा है तो डी होना चाहिए, तो ए के बाद डी हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सही जवाब है ये। उसके बाद ए के बाद ई होना चाहिए, ए के बाद ई हो रहा है। बी के बाद एफ होना चाहिए, तो बी के बाद एफ हो रहा है, ठीक है। डी के बाद आपका एच नहीं, डी के बाद आपका एफ होना चाहिए, ठीक है, ये आपका एफ है, तो डी के बाद आपका एफ हो रहा है। सी के बाद आपका जी हो रहा है, सी के बाद आपका जी हो रहा है, ठीक है। सी के बाद आपका एच हो रहा है, सी के बाद आपका एच हो रहा है, एफ के बाद आई हो रहा है, और जी के बाद आपका क्या हो रहा है, आई हो रहा है। अच्छा, यहां पर ई और एच के लिए तो कुछ दिया नहीं था कि ई और एच के बाद क्या होना चाहिए। तो समझिए मैंने आपसे क्या नियम कहा था, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई भी डेंगलिंग नहीं होगा, यहां पर कोई भी एक्टिविटी डेंगलिंग नहीं होगा, तो डेंगलिंग ना हो करके मैंने इसको इसमें जोड़ दिया। अब आपको समझ में आया नेटवर्क के लिए हमने रूल्स को क्यों पढ़ा था, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसको ई अगर मैं ऐसे करता तो मैं इसको ई ऐसे करके यहां पर एक छोड़ देता, ठीक है, क्योंकि ई के बारे में तो और इसके बाद तो हमको और कुछ दिया नहीं था। लेकिन मैंने नियम में बताया है कि ई आपका कोई भी एक्टिविटी डेंगलिंग एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, तो यहां पर हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो ये ई डायरेक्ट आपके लास्ट इवेंट में जुड़ जाएगा। अब आपको समझ में आया, तो ये आपका डायग्राम बनेगा। देखिए सबसे पहली चीज तो आपका ये सारा चीज सेटिस्फाई होना चाहिए। एक बार नेटवर्क बन गया ना फ्रेंड्स, एक बार नेटवर्क आपसे बन गया तो काम बहुत आसान हो जाता है। देखिए अब यहां पर क्या बोल रहा है, इसको होने में कितना टाइम लग रहा था, तो ए को 8 दिन लग रहा था, तो लो भाई मैं इसको लिख देता हूं, ए को यहां पर 8 दिन लगा, बी को लग रहा है 10 दिन, ये लो कितना इजी है, सी को लग रहा है 8 दिन, ये लो इसको मैंने 8 दिन लिख दिया, डी को लग रहा है 10 दिन, ये मैंने 10 दिन लिख दिया, ई को कितना लग रहा है, ई को 16 दिन लग रहा है, ये लो 16 दिन लिख दिया। उसके बाद एफ को 17 दिन लग रहा है, ये मैंने 17 दिन लिख दिया। जी को लग रहा है 18 दिन, यहां पर मैंने 18 दिन लिख दिया। एच को 14, यहां पर 14 लिख दिया, और आई को मेरा कितना दिन लग रहा है, 9 दिन। अब एक बार आपसे नेटवर्क बन जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो आपसे क्या पूछता है, क्रिटिकल पाथ क्या होना चाहिए, क्रिटिकल पाथ आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए इसको मैंने बना दिया, अब मुझे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर टोटल कितने पाथ के थ्रू मैं यहां पर पहले इवेंट से दूसरे इवेंट तक, मतलब लास्ट इवेंट तक जा सकता हूं, ठीक है। सबसे पहला इवेंट है मेरा 1, सबसे लास्ट इवेंट है मेरा 6। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। मेरे पास क्या है, किस किस तरीके से मैं जा सकता हूं, ठीक है। 1 2 6 पहला है मेरे पास 1 2 6, इसमें मेरे को टोटल कितना दिन लग रहा है, 8 और 16 24 दिन, ये मेरा कितना हो गया 24 डेज। आपको सारे यहां पर निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या है आपका 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, ठीक है, ये भी आपका एक पाथ है। ये सब क्या कहलाता है, ये आपका पाथ कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, पाथ, ठीक है। एक हाईवे कंस्ट्रक्शन जैसा आप समझ सकते हैं, ये आपका रास्ता है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहला गया, पाथ। अब इसको जोड़िए 1 से 2, यानी 1 2 3 5 6, यानी कि 8 10 18 18 17 35 35 9, यानी कि 44, यानी कि ये कितना हो गया 44 डेज,
ठीक है। उसके बाद आपका और क्या हो सकता है 1356, 1356 भाई ये भी तो एक रास्ता है। तो यहां पर कितना होगा 10 17 27, 27 9 आपका हो जाता है 36 दिन, 36 डेज। ठीक है, कोई भी आपसे पाथ छूटना नहीं चाहिए। और आपका क्या बचा 1456, ठीक है। इसके बाद आपका एक और बचा 1456, 1456 में आप देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है 8 प्लस 18, 8 और 18 आपका होता है 18 8 26, 26 और 9 आपका होता है 35। तो यहां पर आपको लग रहा है 35 डेज, यहां पर आपको लग रहा है 35 डेज। और लास्ट अभी भी आपका बचा है 146, आपका अभी भी एक और बचा है, वो क्या आपका 146। तो इसमें आपको टोटल कितना दिन लग रहा है 8 और 19 27 दिन लग रहा है। यहां पर आपको कितना लग रहा है 27 डेज। तो भाई अगर आप देखो तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, तो ये रहा भाई आपका क्रिटिकल पाथ। 44 डेज इज योर क्रिटिकल पाथ, जो सबसे मिनिमम, मतलब इतना दिन तो मुझे मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे सारे पाथ का टोटल नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप लिख देंगे द मैक्सिमम वैल्यू इज 44 डेज। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसके अलावा अब हमारे पास क्या बचा, इसके अलावा हम फ्लोट्स निकालना सीखेंगे। हम स्टार्टिंग टाइम यानी कि अर्लीस्ट टाइम और जो लेटेस्ट टाइम ई और एल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। इस न्यूमेरिकल को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे हम चीजों को निकाल सकते हैं, सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि एक्चुअली में हम क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे और पार्ट को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वेट करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और याद रखो मॉस का लेक्चर जेनिक जेईई स्टडी में जाके प्लेलिस्ट से देखना स्टार्ट कर दो। 33 लेक्चर से आराम से 5-6 दिन में देख सकते हो। ठीक है, वीडियो की स्पीड को मत ही बढ़ाना, मैं वैसे भी तेज बोलता हूं, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।